जी जनाब, तो स्टार्ट कर लेते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसे आमतौर पर KMT के नाम से भी जाना जाता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पेश की थी बर्नौली ने। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रेजेंट करने वाले साइंसदान का नाम है बर्नौली, और बर्नौली ने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी दी है उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि हम पोस्टुलेट्स को लेकर उसकी बेस पर तमाम तर गैसेस को कवर कर लें। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट था वो ये था कि गैस जो है, गैस कंसिस्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती है। गैस के अंदर छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल होते हैं। वो मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक गैस के भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक गैस के भी हो सकते हैं। मोनोएटॉमिक गैस की अगर बात की जाए तो वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह। और अगर पॉलीएटॉमिक गैस की बात की जाए तो वो H2, O2 और इसी तरीके से दूसरी गैसेस भी हो सकती हैं। CO2 हो सकती है, CH4 हो सकती है। तो पहले पॉइंट में हमें पता लगा कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे हमने कोई मजीद डेरिवेशन नहीं करनी। दूसरे पॉइंट पर हम ज़्यादा गौर करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैज़र्डली, यानी कि बेतरतीब हरकत करते हैं। कोलाइड अमंग themselves, आपस में टकराते हैं। एंड विद वॉल्स ऑफ कंटेनर, और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहां से अब आप देखें कि कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इस एक पोस्टुलेट में इकट्ठी कर सकते हैं। तो क्या बताया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव हैप्पैज़र्डली, वो बेतरतीब हरकत करते हैं। जब गैस के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो दे शुड मूव विद सम वेलोसिटी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ना वो तीन तरह की होती है। एक को कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, सही जी। एक हो गई एवरेज वेलोसिटी, एक हो गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक हो गई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो गैस के मॉलिक्यूल्स बेतरतीब हरकत कर रहे हैं। जब वो हरकत कर रहे हैं तो फिर वो किसी खास वेलोसिटी से हरकत कर रहे होंगे। गैस के लिए हम तीन तरह की वेलोसिटीज की बात करते हैं: एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है 8RT ओवर पाई m स्क्वायर रूट। अगर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात की जाए तो ये 3RT ओवर m स्क्वायर रूट होता है। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2RT ओवर m, मोलर मास है यहाँ पर, m अंडर रूट होता है। ये वेलोसिटीज एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। मिसाल के तौर पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को 0.92 से मल्टीप्लाई करके आ जाती है, और जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को 0.8 से मल्टीप्लाई करने पर आती है। तो ये इनके दरमियान रिलेशंस भी हैं। आप देख सकते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा है एवरेज वेलोसिटी से भी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से भी। जब गैस के मॉलिक्यूल्स हैप्पैज़र्ड मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स एक ही वेलोसिटी से मूव करते हैं या अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं? ये इंफॉर्मेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए हमें दी थी मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल ने ये काम किया कि उसने हमें बताया कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं तो वो एक जितनी वेलोसिटी से मूव नहीं करते, बल्कि उनकी वेलोसिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सही है जी, उनकी वेलोसिटी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि सारे मॉलिक्यूल्स एक जितनी वेलोसिटी से हरकत नहीं कर रहे होते। मैक्सवेल ने हमें ये वाली इंफॉर्मेशन इस तरह दी कि अगर आप वेलोसिटी यानी कि c और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट वेलोसिटी, सही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट वेलोसिटी, हम इसे dnc ओवर d लिख लेते हैं।
तो DNC/D की बजाय हम सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। एक तरफ हमने वेलोसिटी लिख दी और दूसरी तरफ हमने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट वेलोसिटी। सही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट वेलोसिटी। अगर हम ऐसे एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरह आती है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, इस वेलोसिटी के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा कॉमन है। इस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। आपको ये बात इंफॉर्मेशन के तौर पर पूछी जा सकती है कि मैक्सवेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का ग्राफ है उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन वेलोसिटी है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है जी, उसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हैं। अगर ये ग्राफ T1 टेम्परेचर पर बना हुआ है तो अगर आप टेम्परेचर T2 कर देंगे तो ग्राफ जो है ना वो आगे चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दैट वेलोसिटी वो कम हो जाएंगे। सही है जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है उस वो रखने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। और यही बात हम जानते भी हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो बढ़ जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स हैप्पैज़ार्ड मूवमेंट कर रहे हैं। हैप्पैज़ार्ड मूवमेंट या रैंडम मोशन से हम ना डिफ्यूजन की बात भी कर सकते हैं। डिफ्यूजन जो होती है वो उसके बारे में हमें ग्राहम ने बताया है और ग्राहम्स लॉ मेरे माइंड में यहाँ पर आ रहा है कि उस पर जिक्र हो सकता है। ग्राहम्स लॉ ने हमें बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। इस बात का मतलब ये है कि जो गैस जितनी भारी होगी उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। यानी कि गैस के मॉलिक्यूल मूव तो कर रहे हैं हैप्पैज़ार्डली लेकिन सारे मॉलिक्यूल जो हैं, हर गैस के मॉलिक्यूल एक जितना तेजी से हरकत नहीं कर रहे होते। उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ से एक नतीजा निकाला ग्राहम ने और वो था R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको दो गैसेस में से दोनों गैसेस की रेट ऑफ डिफ्यूजन दी गई हो और किसी एक का मोलर मास दिया गया हो तो आप दूसरे का मोलर मास निकाल सकते हैं। ये न्यूमेरिकल के तौर पर, मुख्तसर से न्यूमेरिकल के तौर पर आपको आ सकता है। और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको FSC की किताब में एक छोटे से न्यूमेरिकल है जिसमें हाइड्रोजन को कंपेयर किया गया है ऑक्सीजन के साथ, तो वो देखकर आप इसे हल कर लेंगे। हमने क्योंकि काफ़ी काम आगे देखना होता है तो हम जो मेन आइडियाज़ हैं वो आपके सामने सारे कोड करेंगे। उसके बाद आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस करें, उसे देखें, समझें, आपस में डिस्कस करें और उससे कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा लाजमी आप इंशाल्लाह निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैसेस की जो दूसरा पोस्टुलेट था कि गैस के मॉलिक्यूल्स मूव हैप्पैज़ार्डली, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया और वहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा बातें आपको बता दी हैं। अच्छा, मूव हैप्पैज़ार्डली के बाद अब हम बात करेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स। तो गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इस हवाले से बात करते हैं जी। तो आगे चल रहे हैं, हमने ये बात की कि गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड अमंग देमसेल्व्स। जब ये बात हो रही है कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो फिर गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कैसे करते हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं। तो देखा ये गया है कि गैस के मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन 2-3 तरीके से हो सकती है। या तो वो एक दूसरे से आमने सामने आकर टकरा सकते हैं, इस तरह की कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। या फिर ऐसे हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हों और वो आपस में टकरा जाएं, यहाँ पर कहीं पर कोलिजन हो जाए, तो इस तरह की कोलिजन को ग्लेजिंग कोलिजन या फिर ग्लांसिंग कोलिजन कहा जाएगा। और अगर ऐसे हो कि एक मॉलिक्यूल जा रहा हो और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, पहला मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर से आकर 90 डिग्री के एंगल पर इससे टकरा जाए, तो इस तरह की कोलिजन को आप राइट एंगल कोलिजन कहेंगे। हर तरह की कोलिजन में गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग काउंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर वो सामने से आ रहे हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर अंडर रूट के हिसाब से वेलोसिटी होगी, तो हर एक की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटीज आपको डिफरेंट मिल सकती हैं, वो आपको सनाउल्लाह की बुक में देखने को मिल जाएंगी। तो ये थी कोलिजन्स मुख्तलिफ टाइप की। अब जब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो कोलिजन के हवाले से कुछ मजीद बातें होनी चाहिए। कोलिजन के हवाले से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं Z1, इसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मुराद यहाँ पर ये है कि
नंबर ऑफ कोलियंस पर मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। एक मॉलिक्यूल एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितनी कुलियन करता है, उसे आप कह देते हैं कि ये कुलियन फ्रीक्वेंसी है। कुलियन फ्रीक्वेंसी जो है Z1 वो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर C बार N के बराबर होती है। और यहाँ पर जो सिग्मा है वो मीन फ्री पाथ है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। और n यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आपको ये फार्मूला भी आता हो तो काफ़ी है, कोई मज़ीद डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये है कुलियन फ्रीक्वेंसी। और एक मॉलिक्यूल जो कुलियन नंबर है ना, अगर Z1 से आगे हम चलें तो एक और नंबर होता है Z11, वो होता है NZ1/2। इसे कहते हैं कुलियन नंबर ऑफ कुलियंस पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी कुलियंस हो रही हैं उसे आप कहते हैं कि ये कुलियन नंबर है। तो कुलियन नंबर हो गया Z11 या Z11 कह लें आप इसे, और Z1 हो गया कुलियन फ्रीक्वेंसी। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो कोलाइड करने के दौरान जब वो पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंचेंगे तो उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इस पर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी मैं बताता चलूं कि हमने जो कुलियन नंबर की बात की है, कुलियन नंबर यानी कि Z11 वो √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो प्रेशर के स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये था कुलियन नंबर, जो कि टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के हिसाब से चेंज होता है और प्रेशर के इंक्रीज करने से कुलियन नंबर बढ़ता जाता है। कुलियन नंबर से साथ ही एक और बात कर लेते हैं, वो है कुलियन डायमीटर। फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। जब वो कोलाइड कर रहे थे तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इसे आप कहेंगे कि ये कोलिजन डायामीटर है। और ये जो कुलियन डायमीटर डिपेंड करता है, इन्वर्सली रिलेटेड है मीन फ्री पाथ के। अच्छा, तो मैं ज़रा सारों को सम अप कर दूं। हमने कहा कि मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं तो वो हेड ऑन कोलिजन कर सकते हैं, वो ग्रेजिंग या ग्लांसिंग कोलिजन कर सकते हैं, वो राइट एंगल कोलिजन कर सकते हैं। चाहे वो किसी तरह की भी कोलिजन करें तो पर सेकेंड पर सेंटीमीटर क्यूब 1 मॉलिक्यूल जितनी कोलिजन्स करता है उसे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में होने वाली टोटल कोलिजन्स को आप काउंट कर लें तो उसे कोलिजन नंबर कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में जो डिस्टेंस है, इसे आपने नाम दे देना है कुलियन डायमीटर। और दो कुलियंस के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल है, उसने पहली कुलियन की है यहाँ पर और अब वो जा रहा है आगे और दूसरी कुलियन उसने यहाँ पर करनी है। तो ये जो फासला है बिटवीन टू सक्सेसिव कुलियंस, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कुलियंस, उसे आप कहते हैं कि ये मीन फ्री पाथ है। मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से जाहिर कर देते हैं। ये बराबर है C बार ओवर Z1, यानी कि ये कुलियन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, एवरेज वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और साथ साथ ये भी याद रहे कि इसका एक और फार्मूला ईटा इंटू 3/PdV है, यानी कि ये डिपेंड करता है ईटा विस्कोसिटी पर, प्रेशर पर और डेंसिटी पर। सही है जनाब, तो दोनों फार्मूले मैंने बता दिया आपको। तो मीन फ्री पाथ जो है वो एवरेज वेलोसिटी और कुलियन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, या फिर ये विस्कोसिटी पर, प्रेशर पर और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा, जाहिर बात है। प्रेशर बढ़ेगा तो फिर फास्ट मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स, जो फास्ट मूव करेंगे तो मीन फ्री पाथ जो है वो कम हो जाएगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो भी मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो फिर उनके टकराने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, मॉलिक्यूल जल्दी एक दूसरे से टकरा जाएंगे। विस्कोसिटी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, सेपरेट लिखा हुआ है सनाउल्लाह की बुक में, तो विस्कोसिटी पर बात होनी चाहिए। विस्कोसिटी के हवाले से याद रख लें कि गैसेस की विस्कोसिटी जो है ईटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गैसेस की विस्कोसिटी। लिक्विड्स की नहीं, लिक्विड्स की टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, गैसेस की टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। और गैसेस की विस्कोसिटी को मालूम करने के लिए हम रैंकिन अपरेटस जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी अपरेटस, जितने भी मेथड आएंगे उनका नाम मैं लाजमी बताता रहूँगा, क्योंकि जो मेथड्स के नाम है वो भी हमें पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात विस्कोसिटी पर तो साइड पर निकल गए थे, असल बात चल रही थी मीन फ्री पाथ की। तो मीन फ्री पाथ C बार ओवर Z1 या ईटा 3/PD
स्क्वायर रूट इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर आकर हमने ये बात तो कंप्लीट कर ली कि गैस मॉलिक्यूल्स मूव हैपेजेडली, उसके हवाले से बातें हो गई। कोलाइड अमंग देमसेल्व्स, इसके हवाले से बात हो गई। अब बात हो रही है कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ से अब हमें जो है मजीद आगे चलना चाहिए, देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने बात कर ली कि गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इस बात को हम मजीद लिख लेते हैं, कोलाइड विद वॉल्स एंड एक्सर्ट प्रेशर। तो गैस के मॉलिक्यूल्स दीवारों के साथ टकराकर प्रेशर लगाते हैं। अब हमें प्रेशर के हवाले से बात कर लेनी चाहिए। प्रेशर के हवाले से लॉज जो मेरे माइंड में आते हैं वो आ रहे हैं बॉयल्स लॉ, वो आ रहा है गे-ल्यूजैक लॉ, और आ रहा है डाल्टन्स लॉ। तीन लॉ मेरे माइंड में आते हैं। जो बॉयल लॉ है वो कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। यहाँ पर आपने n और t को कांस्टेंट रखना है। गे-ल्यूजैक लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोवाइडेड दैट आपने n और v को कांस्टेंट रखा हो, और डाल्टन्स लॉ में p और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, प्रोवाइडेड दैट आपने v और t को कांस्टेंट रखा हो। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपके माइंड में रहनी चाहिए। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल लॉ है। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गे-ल्यूजैक लॉ है। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये है डाल्टन्स लॉ। इन सबको अगर आप हल कर लें तो यहाँ से नतीजा आता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल आएगा यहाँ से अगर आया तो, और आप उसे बासानी उम्मीद है हल कर सकेंगे। यहाँ से हमारे पास आता है कि P1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। यहाँ पर टेम्परेचर याद रख लें, जितने भी गैस लॉज हैं उनमें टेम्परेचर हमेशा ही केल्विन स्केल में होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर होना चाहिए इन केल्विन स्केल। और डाल्टन्स लॉ की अगर बात की जाए तो डाल्टन्स लॉ से आपको सीखने को मिलेगा कि PTV इज इक्वल टू NTRT। आप जनरल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं डाल्टन्स लॉ की मदद से। और डाल्टन्स लॉ के अंदर याद रख लें कि किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर अगर आपने निकालना हो तो वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर। ये एक अहम कानून है। तो ये हो गया जी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस निकालने का तरीका। फॉर एग्जांपल डाल्टन्स लॉ पर अगर मैं बात करूं, आप चाहते हैं कि एक मिक्सर है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन जो है उसके 2 मोल हैं और जो नाइट्रोजन है उसका 1 मोल है। तो आप ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, आप कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू पीटी। तो आपको पता लगेगा कि टोटल प्रेशर का 2/3 जो है वो ऑक्सीजन लगा रही है क्योंकि उसके मोल्स 2 थे, और नाइट्रोजन टोटल प्रेशर का 1/3 लगा रही थी क्योंकि उसका अंदर जो नाइट्रोजन के मोल्स हैं वो कम थे, और मोल फ्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। डाल्टन लॉ कौन सी गैसेस पर लगता है? वो नॉन रिएक्टिव गैसेस पर लगता है, यानी कि ऐसी गैसेस जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, हाइड्रोजन मीथेन पड़े हों वो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो उनके लिए डाल्टन लॉ लगता है। लेकिन जो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं उनके लिए डाल्टन लॉ नहीं लगता। अलबत्ता यहाँ पर जो फार्मूलाज आपको दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करते हुए बेसिक लेवल का क्वेश्चन आ सकता है, कोई इसमें डाउट नहीं है। और आपको अगर इवन ये स्टेटमेंट ही पूछ ले कि ये स्टेटमेंट कौन सी है, इसका क्या फार्मूला बनता है, कौन सी जो इक्वेशन है वो एक पर्टिकुलर लॉ से रिलेटेड है, तो इस तरह की बातें आपको आ सकती हैं। मैं ये क्लियर कर चुका हूँ कि हमें पेपर जो है वो गो थ्रू सिलेबस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग सोर्सेज से मिलाकर एक ऐसे पैटर्न से जिससे हम बात को समझ सकें बआसानी, और वही समझाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है ताकि आपको जब पेपर आए तो आप ना रिलेट कर सकें अपने लेक्चर्स के साथ, अपनी खुद से सेल्फ प्रेपरेशन के साथ, और आप जवाब को जल्दी से टिक कर सकें विद इन टाइम लिमिट। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम लिमिट की वजह से मार खा रहे हैं, उनका पेपर ही पूरा नहीं हो रहा और इस वजह से वो परेशान बैठे हैं। चलें फिलहाल हम आगे चलते हैं, और हमने ये बात कर ली है कि गैस के मॉलिक्यूल जब प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर के हालात क्या हैं। सही हो गई जी बात। आगे की तरफ चलते हैं और मज़ीद देखते हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या बता रही है। आगे चलते हुए कुछ पॉइंट्स और देख लें। पहला पॉइंट ये है जो हम आगे जाकर पढ़ रहे हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन्स हैं आर इलास्टिक।
गैस के मॉलिक्यूल्स की कुलियन इलास्टिक हैं। इलास्टिक का मतलब है कि टोटल एनर्जी उनमें कंजर्व रहती है, एनर्जी कहीं पर भी लूज या गेन नहीं होती। ये वाली बात देखने के बाद आगे हम याद रख लें कि गैस के मॉलिक्यूल्स में देयर आर नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई भी कशिश की कुव्वतें मौजूद नहीं हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स में देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा था, बाद में आकर हमें पता लगा कि वैन डर वाल के ज़रिए से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि गैस के मॉलिक्यूल्स में देयर आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात कर रहे हैं। आगे चलते हुए, गैसेज हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। तो गैसेस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होता है। अब यहाँ से बात आगे चल पड़ेगी, गैसेस के वॉल्यूम की बात हो रही है, तो पहले तो ये बात कर लें कि गैसेस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। यानी कि अगर गैस के जो है ना उसने ऑक्यूपाई किए हुए हैं 22 डेसीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर जो एक्चुअल गैस है वो हो सकता है कि कुछ सेंटीमीटर क्यूब हो या शायद उससे भी कम हो। तो गैसेस का वॉल्यूम जो असल वॉल्यूम होता है वो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल होता है। ये हमें कहा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने। तो बात आ गई है वॉल्यूम की। वॉल्यूम से हमें कुछ लॉज याद आ रहे हैं। वॉल्यूम से हमें याद आ रहा है चार्ल्स लॉ। इसके अलावा हमें याद आ रहा है एवोगैड्रोस लॉ। चार्ल्स लॉ स्पेसिफिकली डिपेंड करता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप पर, प्रोवाइडेड दैट एन और पी कांस्टेंट हो। और एवोगैड्रोस लॉ डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के रिलेशनशिप पर। एवोगैड्रोस लॉ को मैं मजीद बता दूं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम, इस तरह कह दें, या फिर इस तरह कह दें कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोनों ही बातें सही हैं। अब यहाँ से जो रिलेशन निकलता है वो ये निकलता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब अगर किसी आइडियल गैस के होंगे एसटीपी पर, तो उसके अंदर 1 मोल गैस होगी। एसटीपी पर होने चाहिए 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 24 डेसीमीटर क्यूब भी हो सकते हैं। एट आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर पर 24 डेसीमीटर क्यूब होंगे तो उसके अंदर भी 1 मोल होगा। सही है जी बात। तो ये दोनों ही एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट हैं। दूसरी तरफ चार्ल्स लॉ से हमें ये पता लगता है कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो केल्विन में है। अगर आप केल्विन में लगाना चाहें तो ये वाला फार्मूला है। चार्ल्स लॉ की एक और क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी है, VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T ओवर 273। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में वेरीफाई करना चाह रहे हो किसी लॉ को तो आप ये वाला लगा देंगे फार्मूला, और अगर आपने केल्विन में लगाना हो तो ऊपर वाला फार्मूला आपके पास मौजूद है। यहाँ से थोड़े टेक्निकल सवाल आते हैं। टेक्निकल सवाल से मुराद ये है कि वो यहाँ पर पूछ सकता है कि किस टेम्परेचर पर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा ऑफ व्हाट इट इज़ एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। V नॉट जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम है। वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड V नॉट है, और T टेम्परेचर पर वॉल्यूम आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। याद रखें कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम जितना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उससे डबल हो जाएगा। टू इंक्रीज, रिपीट कर रहा हूँ अच्छे तरीके से याद कर लें, टू इंक्रीज द वॉल्यूम V to 2V you will have to increase the temperature by 273 degree centigrade in order to increase, दोबारा से, in order to increase the volume to 2V। सही है जनाब। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको अगर आप डबल करना चाह रहे हैं तो आपको टेम्परेचर को 273 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन चेंज करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। तो ये दोनों लॉ जो हैं ये वॉल्यूम से रिलेटेड थे, इसलिए हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में यहाँ पर इनकी बात कर ली। अब हमने आगे चलना है। एक बात सही है, ये दो पॉस्टुलेट ना मैं मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वैन डर वाल इक्वेशन में इन्हीं पॉस्टुलेट्स की बात होनी है। हम आगे चलते हैं, मज़ीद पॉस्टुलेट देखते हैं और फिर देखेंगे कि और क्या इंफॉर्मेशन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें दे सकती है।
काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से अभी तक जो हमने प्रेशर और वॉल्यूम के लॉज निकाले हैं, अगर उन सबको सम अप कर लिया जाए तो PV इज इक्वल टू nRT, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन बन जाती है। जनरल गैस इक्वेशन में जो R है उसे आप नाम देते हैं जनरल गैस कांस्टेंट का, और इसके यूनिट आपको आने चाहिए, 2-3 तो कम से कम आने ही चाहिए, लाइक 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, या 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यू आपको आनी चाहिए, या फिर ऑलमोस्ट 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए आर की। अगर आपको ये 3 वैल्यूज आती हैं तो बाकी पर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बात भी हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से पता लगी। एक और पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये था कि मूवमेंट अंडर ग्रेविटी, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अंडर ग्रेविटी है वो जो है वो नेग्लिजिबल है। गैस के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट अंडर ग्रेविटी करते तो होंगे, लेकिन वो इतनी कम है कि वो आपस में जो कोलिजन है ना उसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। एक और पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ये था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सही वर्ड क्या है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मेरी मुराद क्या है, केल्विन स्केल का टेम्परेचर। अब ये अकेली लाइन जो है ना, इसने बहुत सारे रिजल्ट्स हमें दिए हैं, वो रिजल्ट्स क्या हैं उन पर बात करते हैं। तो हमें इंफॉर्मेशन दी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ से बुनियाद पड़ी लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ये कहता है कि असल में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है ना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस फिक्रे को जब आपने हल किया फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ पर 3/2 RT आंसर आता है when n is equal to 1। 1 मोल गैस के लिए ये जवाब आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट का, यानी कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसे जब आप हल करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि असल में ये एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्स, वाई और जेड एक्सिस में, और हर तरफ इसकी वैल्यू है हाफ आर टी और हाफ आर टी। ये वाली बात आ गई। लेकिन ये बात इज ट्रू ओनली फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस तो ऐसा ही है, लेकिन अगर आप बात करेंगे कि पॉली एटॉमिक गैसेस जो हैं उनके अंदर क्या होगा, तो याद रखने मोनो एटॉमिक गैसेस जो है ना वो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन करती हैं, तो उनकी जो टोटल एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलोंग एक्स, वाई और जेड एक्सिस। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करना। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं 2 एटम वाले या 3 एटम वाले या 4 एटम वाले, उनके अंदर ट्रांसलेशन के साथ साथ वाइब्रेशन और रोटेशन भी आती है, और उनकी भी एनर्जी होती है। उनकी एनर्जी कितनी है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, जो हमें ये बताता है कि असल में एक मॉलिक्यूल कौन कौन सी मोशन कर सकता है, और हर मोशन के लिए फिर हम एनर्जी स्पेसिफाई करेंगे, तो फिर हम बता सकेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस किस तरह की एनर्जी उनके चाहिए है ट्रांसलेशन के लिए, वाइब्रेशन के लिए और रोटेशन के लिए। क्लियर हो गई जी बात। चलते हैं फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि एक मॉलिक्यूल कितनी तरह की मोशन करेगा या कर सकता है वो एग्जिस्ट करने के लिए। एक मोनोटॉमिक है तो वो सिर्फ ट्रांसलेशन करता है, अगर वो डाई एटॉमिक है तो कुछ और हालात होंगे, ट्राई एटॉमिक है तो कुछ और हालात होंगे। वो हालात क्या हैं उन पर बात करते हैं जी। तो अभी तक हमने मोनो एटॉमिक गैस जो है उसके लिए बात कर ली है कि उसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, और वो सिर्फ ट्रांसलेशन ही कर सकती है, यानी कि सीधी मूवमेंट कर सकती है, और उसके लिए हमने जवाब निकाल लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी 3/2 RT।
अब हम बात कर रहे हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल के लिए। डाई एटॉमिक मालिक्यूल या इससे आगे कोई भी मालिक्यूल हों, उनके लिए आपने याद रखना है कि अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं तो एक फार्मूला है 3n। 3n जो है ना, ये है असल में टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक मालिक्यूल की। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से आप ना आसान अल्फाज में मैंने बता दिया, ये बता सकते हैं कि एक मालिक्यूल के तमाम तरह एटम किस किस तरह की मोशन कर रहे हैं। अच्छा, जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं ना, वो 3n होते हैं। n यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ एटम्स इन मालिक्यूल है। अगर मोनो एटॉमिक होगा तो 3 1 ज़ा 3, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, और वो तीनों के तीनों कैसे हैं, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की जाए तो ये हो सकते हैं ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये हो सकते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये हो सकते हैं वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। याद रहे कि ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 ही होते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं होते। रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में 2 रास्ते हैं, या तो मालिक्यूल लीनियर होगा, अगर मालिक्यूल लीनियर हो तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 होते हैं। अगर मालिक्यूल नॉन लीनियर हो तो फिर रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं। और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दोनों के फर्क से निकाले जाते हैं, यानी कि टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3n, ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 2, 3 और 2 5 हो गए, तो 3n - 5 कर देंगे, वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। और अगर आपने 3n में से 3 और 3 6 माइनस कर दिए तो नॉन लीनियर मालिक्यूल के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। अब ज़रा कुछ बातें कर लेते हैं कुछ मिसालों की, उसके बाद आगे चलते हैं। मान लें कि मेरे पास मालिक्यूल था हीलियम, और हीलियम के अंदर मुझे उसने पूछा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हैं। मैंने कहा 3 1 ज़ा 3, n की वैल्यू 1 है तो इसके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। वो कौन से होंगे, मैंने कहा जी वो ट्रांसलेशनल होंगे, क्योंकि 3 तो यहीं पूरे हो गए। तो उसने कहा नहीं जनाब, आपको हीलियम नहीं दी गई, आपको हाइड्रोजन दी गई है, अब बताएंगे इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। मैंने कहा 3 2 ज़ा 6, इसके पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 होंगे ट्रांसलेशनल। और डाई एटॉमिक मालिक्यूल ना याद रखना है, डाई एटॉमिक मालिक्यूल हमेशा ही लीनियर होता है, ये कभी कुछ और हो ही नहीं सकता। सही है जनाब, तो 3 तो ये वाले हो गए, 2 ये वाले हो गए, 5। सही है जनाब। और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आ गए, 3n - 5, 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। अगर उसने मुझे कहा कि जनाब वाटर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालें, ये सवाल पेपर में भी आया है कभी कि वाटर के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालें। अब आपने क्या कहा, आपने कहा 3n, n की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे 9 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है टोटल, उनमें से 3 हैं ट्रांसलेशनल। और वाटर आप जानते हैं कि वाटर लीनियर नहीं होता, वाटर नॉन लीनियर होता है, वाटर की तो बेंड शेप होती है। तो 9 - 3 हो गया, यानी कि 3n - 6 हो गया। तो आपको यहाँ पे 3 तरह के वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल गए। इस तरीके से आप ये जवाब निकालते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सवाल बड़ा कॉमन है, काफ़ी पेपर्स में आता रहता है। तो इस तरीके से ये काम होगा। अगर 4 मालिक्यूल हों, 4 एटम वाला मालिक्यूल हो, तब भी आप काम कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी निकाल लेंगे। तो इस तरह ये निकाले जाते हैं। फिलहाल हमारा मकसद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना तो था ही नहीं, हमारा मतलब तो ये था कि हम जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी को देखें कि एक मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी में, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए तो 3/2 RT आ गया था। अगर एक मालिक्यूल रोटेट भी कर सकता हो, वाइब्रेट भी कर सकता हो, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने ये बात करनी थी। तो उसके लिए हम एक मालिक्यूल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 एटम वाला, और फिर इस बात को आगे लेकर चलते हैं। जी, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्मॉल मॉलिक्यूल है लाइक हाइड्रोजन, और हमें इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की मदद से इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैंने ये बता दिया है कि ट्रांसलेशनल जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 3 हैं, हर एक के लिए एनर्जी ½ RT थी। तो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT ही होगी। अब हम आगे चलते हैं। याद रखना ये किसके लिए है, ट्रांसलेशनल के लिए। मैंने ये समझा दिया है, पीछे आप रिवाइंड कर भी देख सकते हैं
कि जनाब 3 तरह की डायरेक्शंस हैं एक्स वाई जेड, हर एक के लिए एनर्जी कितनी है हाफ आर टी, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। तो हाफ आर टी हाफ आर टी हाफ आर टी टोटल हो गया 3/2 आर टी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका ये फार्मूला है। अब दो तरह की मोशन रह गई, एक को हमने कहा है रोटेशन, एक को कहा है वाइब्रेशन। याद रख लें कि हाइड्रोजन के लिए मैं पहले निकाल दूं, इसमें ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आए थे 2 और वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आए थे 1। सही है जी। 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो 3 ट्रांसलेशन मोशन जो थी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसके लिए एनर्जी ये रही। अब आ जाएं कि रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या कंट्रीब्यूट करती हैं। तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है ना, हर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आपने हाफ आर टी ऐड करना होता है। जिस तरह ट्रांसलेशनल मोशनल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस 3 एक्सिस में हो सकती है, हर एक के लिए एनर्जी कितनी थी हाफ आर टी, एक्स के लिए हाफ आर टी, वाई के लिए हाफ आर टी, जेड के लिए हाफ आर टी, टोटल हो गया 3/2 आर टी। इसी तरीके से जब आप बात करते हैं रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, तो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक तरह की रोटेशन के लिए हाफ आर टी, दूसरी तरह की रोटेशन के लिए फिर हाफ आर टी, तो टोटल कितना हो जाएगा हाफ आर टी प्लस हाफ आर टी, टोटल हो जाएगा ये आर टी। सही है जी। तो ये किसके लिए हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। सही है जनाब। अब आ जाते हैं वाइब्रेशन के लिए। वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम याद रख लें कि अगर वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 होंगे तो उसके लिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी उस मॉलिक्यूल के पास वो होगी आर टी, 1 के लिए होगी आर टी। सही है जी। बात दोबारा से एक बारी देख लें, हर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हाफ आर टी, हर रोटेशनल मोशन के लिए हाफ आर टी और हर वाइब्रेशनल मोशन के लिए आर टी। ये कैलकुलेशन से निकला हुआ है। फिलहाल हमारी कैलकुलेशन तो मकसद है नहीं, हमने सिर्फ चीज़ों को लेकर चलना है ताकि हम उनके ज़रिए से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच सकें, जो कि है कि एक लेक्चरर अपॉइंट होना। फ़िलहाल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तो ज़िंदगी आपके पास पड़ी ही है। अच्छा, तो हमने क्या सीखा कि हर ट्रांसलेशनल के लिए, हर ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हाफ आर टी, हर वाइब्रेशनल मोशन के लिए हाफ आर टी और हर रोटेशनल मोशन के लिए हाफ आर टी और हर वाइब्रेशनल मोशन के लिए आर टी। अब आप सबको ऐड कर लें, 3/r2 आया ट्रांसलेशनल हिसाब से, रोटेशनल हिसाब से आ गया आर टी और वाइब्रेशनल हिसाब से भी आ गया आर टी। आप इन सब को ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये 3.5 आर टी बनेगा। तो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो 3.5 आर टी है। इसके अलावा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए भी सनाउल्लाह की बुक में कैलकुलेशंस मौजूद हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल इस हिस्से को मुकम्मल करते हुए मैं एक बात और बता दूं कि एक रिलेटेड टर्म है, उसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होती है ना, वो ये है कि एक स्पीशी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर राइज करना है आपने, तो उसके लिए जो हीट वो एब्जॉर्ब करता है ना, इसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी आमतौर पर गैसेस की बड़ी कांस्टेंट होती है और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी निकालें तो वो आती है 3/2 आर, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आप निकालें तो ये आती है 5/2 आर। ये सब कौन सी गैसेस के लिए है जी, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए है। मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 3/2 आर और 5/2 आर आ रही है। आपने बड़ा ही फेमस रिलेशन पढ़ा होगा, Cp - Cv = R, वो असल में इन दोनों के फ़र्क से ही आता है और वो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए है। जो डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनके लिए क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन हीट कैपेसिटी बहुत अहम है, ये सॉलिड्स में भी है, लिक्विड्स में भी है, गैसेस में ही है। और आप देख सकते हैं कि आमतौर पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ गैसेस की सेम रहती है और कांस्टेंट प्रेशर पे मुख्तलिफ गैसेस की सेम रहती है, क्योंकि हर एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, अगर हम मोनोएटॉमिक गैसेस की बात करें तो हमने कहा कि उनके लिए Cp की वैल्यू जो है वो आ रही है 5/2 आर और Cv की जो वैल्यू है वो आ रही है 3/2 आर। अगर आप इस रेशो को निकाल लें तो इस रेशो को गैमा कहते हैं और इसकी वैल्यू 1.667 आती है फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। याद रख लें कि जो पॉली एटॉमिक गैसेस हैं उनके लिए ये वैल्यू जो है ये 1.667 से कम होगी। तो पॉली एटॉमिक गैसेस की जो रेशो है Cp/Cv की वो 1.667 से कम होती है। अगर आप कोई और बुक कंसल्ट करेंगे फिजिकल की तो उसमें मजीद वैल्यूज़ दी हुई हैं, लेकिन हमें कोई इतना ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ा, हमने सिर्फ मेन आइडिया याद करना था। अच्छा, अब ये सारी बात करके हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि ये हिस्सा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का हमारा मुकम्मल हो जाता है। एक इक्वेशन बस रह गई थी, वो थी Pv = 1/3
स्मॉल एम कैपिटल एन सी स्क्वायर मीन, इसे काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन कहते हैं। कोलाजी इसने पेश की थी, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में। फ़िलहाल हम यहाँ पर अब दो पोस्टुलेट्स की तरफ आ रहे हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें दिए थे और बाद में वक्त ने साबित किया कि वो सही नहीं है। एक पोस्टुलेट था कि देयर आर नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और दूसरा पोस्टुलेट था कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये पोस्टुलेट जो है ना वो इतना सही नहीं था, और इस बात को हमें किसने बताया? इस बात को हमें बताया वैन डर वाल ने। वैन डर वाल के हवाले से अब कुछ बातचीत हम शुरू करेंगे। वैन डर वाल इक्वेशन क्या थी, जनरल गैस इक्वेशन क्या थी, वैन डर वाल ने उसमें क्या चेंजिंग की और उससे हमें क्या क्या अहम नतीजे मिले। तो जनरल गैस इक्वेशन जो थी ना वो आइडियल गैस इक्वेशन भी थी, वो थी PV इज इक्वल टू nRT। और इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप PV ओवर nRT की वैल्यू निकालें तो क्योंकि ये सारे फैक्टर सामने ले जाकर डिवाइड हो जाता था तो इसका जवाब 1 आना चाहिए था, और इसे हम Z कहते हैं या फिर इसे कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसका नाम है जी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ना इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर आइडियल गैसेस अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन बाद में पता ये लगा कि देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स और एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। इस मसले को हल किया वैन डर वाल ने, और वैन डर वाल ने एक इक्वेशन दी जिस इक्वेशन के अंदर उसने कहा कि P प्लस n स्क्वायर A ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। ये इक्वेशन है असल में आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी रियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसने एक प्रेशर करेक्शन की थी टू अकाउंट फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और एक उसने किया था NB यानी कि वॉल्यूम करेक्शन टू अकाउंट फॉर नॉट नेग्लिजिबल वॉल्यूम। उसका मानना था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। सही है जनाब, जब हाईली कंप्रेस स्टेट में होंगे तो गैस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होगा। वैन डर वाल ने हमें दो नतीजे दिए। एक नतीजा उसने ये दिया कि अगर आप एट हाई टेम्परेचर जाएंगे और लो प्रेशर जाएंगे तो गैसें आइडियल हो जाएंगी, अगर आप इसके ऑपोजिट जाएंगे तो गैसें नॉन आइडियल हो जाएंगी। एक बात उसने और बताई कि अगर आप हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर होंगे तो फिर जो कांस्टेंट उसने लगाए A और B वो हो जाएंगे स्मॉल। A कौन सा कांस्टेंट था? फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसा कि अभी मैंने बताया, और B कौन सा कांस्टेंट था? फॉर वॉल्यूम। और B और A की वैल्यू भी उसने निकाली। A की वैल्यू उसने निकाली, उसका यूनिट उसने लिखा न्यूटन मीटर पर मोल स्क्वायर, और B की वैल्यू उसने निकाली कि ये 4Vm के बराबर है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इसे नाम दिया, और इसकी वैल्यू उसने निकाली मीटर क्यूब पर मोल। तो उसने कहा अगर A और B स्मॉल होंगे, बड़ा कॉमन सा सवाल है FSC में भी आता है कि A और B अगर स्मॉल हो तो गैस आइडियल हो जाएगी, A और B लार्ज होंगे गैस नॉन आइडियल हो जाएगी। हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल होती है, लो प्रेशर पर गैस आइडियल होती है। ये नतीजे थे वैन डर वाल की इस इक्वेशन के। वैन डर वाल की इक्वेशन के मुताबिक गैसें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर आइडियल हो जाती थी, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैसें नॉन आइडियल हो जाएंगी। अब नॉन आइडियल होंगी तो आपको शायद याद हो, आपने FSC में पढ़ भी लेना है इसे, कि अगर आप एक ग्राफ बनाएं प्रेशर और PV ओवर nRT यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के दरमियान में, तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है ना वो इस तरह ग्राफ शो करती हैं, जबकि बाकी जो गैसें हैं लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो इस तरह ग्राफ शो करती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें मिली इसी इक्वेशन को फर्दर एक्सपेंड करके। वो क्या फार्मूले थे उन पर बात करते हैं। तो वैन डर वाल का जो काम है ना जी, उसके अंदर जब हमने नतीजे निकाले, ग्राफ बनाए, तो हमें ये पता लगा कि अगर कोई चीज़, कोई गैस एट लो प्रेशर मौजूद है तो Z की वैल्यू 1 से कम आती है ड्यू टू एट्रैक्टिव फोर्सेस। A की वैल्यू हाई होती है जब आप प्रेशर
बल्कि ए की वैल्यू जो है यहाँ पर नहीं कहेंगे। जब आप लो प्रेशर पर रखते हैं, लो प्रेशर पर आप बात करते हैं तो फिर z की वैल्यू 1 से कम आ जाती है। लेकिन अगर आप एट हाई प्रेशर चले जाएं तो फिर z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाती है दुनिया की तमाम तर गैसों के लिए, सिवाय 2 गैसों के। वो कौन सी गैसें हैं? उनके नाम हैं हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनका कोई अमल दखल नहीं है। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। ये वाहिद गैसें हैं जिनके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं, और जब इनके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं तो इनके लिए हमेशा ही z की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर के तौर पर MCQ में पूछा जा सकता है कि जनाब कौन सी ऐसी गैसें हैं जिनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कभी भी 1 से कम नहीं होता। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए कम नहीं होता। और क्यों कम नहीं होता? क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं, या बहुत कम होती हैं, या शदीद कम होती है। सही होगा जी बात। तो ये बात आपने याद रखनी है कि तमाम गैसेस के लिए z की वैल्यू 1 से कम होती है और z की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है लो और हाई प्रेशर पर बिल तरतीब। दूसरी बातें मैंने पहले बता दी कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर गैसें आइडियल होती हैं। एक एक करके पॉइंट बनाकर इन्हें लिख लें, याद रह जाए कि कब गैस आइडियल होती है, कब नॉन आइडियल होती है। हाई टेम्परेचर पर गैस आइडियल है, लो प्रेशर पर गैस आइडियल है। इसके ऑपोजिट कर देंगे तो गैसेस नॉन आइडियल हो जाती हैं, ऐसा मानना है वैन डर वाल इक्वेशन का। अच्छा, वैन डर वाल इक्वेशन के अंदर ना जो यूज़ हुए हैं वो ए और बी वगैरह यूज़ हुए हैं। ए बी यूज़ हुआ है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वगैरह यूज़ हुआ है। लेकिन एक और इक्वेशन जो है ना वो बाद में बनाई गई और वो इक्वेशन इस इक्वेशन से बेहतर थी। इस इक्वेशन में ना ए और बी जैसी चीज़ें हैं। असल में ना साइंसदान ऐसा मानते हैं कि कोई ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए दैट इज़ वेरी जनरल। हमेशा से कोई किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, केमिस्ट्री के अंदर भी मुख्तलिफ फील्ड्स में, आप मुख्तलिफ फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको पता है कि क्या चाहते हैं कि भाई कुछ जो है ना यूनिवर्सल हो, कुछ ऐसा जो हर जगह लग जाए, जो रिलेटेड हो। तो इस मसले को हल करने के लिए ये जो इक्वेशन थी ना वैन डर वाल की, इस इक्वेशन को बाद में मॉडिफाई किया गया और एक लॉ बना, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स जो है ना, इस पर हमने बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा पीछे से ज़रा एक रिलेशन बना रहे हैं। वैन डर वाल ने क्या कहा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या कहा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने कहा गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई कशिश की कुव्वतें नहीं है। वैन डर वाल ने कहा कशिश की कुव्वतें हैं। साबित कैसे होगा, कौन सही कह रहा है? इस तरह साबित होगा कि आप गैस को प्रेशराइज करें, प्रेशराइज करने से अगर वो लिक्विड हो गई इसका मतलब है कि उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं। अगर वो लिक्विफाई नहीं होती इसका मतलब उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो बाद में हमें तो पता है कि गैस लिक्विफाई हो जाती है। जब गैस लिक्विफाई हो जाती है तो लिक्विफैक्शन के अंदर हमें कुछ टर्म्स बड़ी मशहूर याद आ रही हैं, उनको हम बात करते हैं। और वो हमें याद आती हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम। 3 चीज़ें याद आती हैं, आपको भी याद आ रही होंगी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अबव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। वो टेम्परेचर जिसके बाद किसी गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर लगता है लिक्विफाई करने के लिए उसे क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और जो उस पॉइंट पर वॉल्यूम होता है उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। ये बात मैं बताता चलूँ कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना किसी चीज़ का, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? वो हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो जैसे जैसे गैस की पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलर गैस जो है वो ज़्यादा देर तक लिक्विड में आ सकती है, पोलैरिटी बढ़ेगी, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी वैसे वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतनी उसमें लंदन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतना ही उसकी पोलराइज एबिलिटी ज़्यादा होगी। और जितनी पोलराइज एबिलिटी ज़्यादा होगी उतना आसान होगा उसे लिक्विफाई करना। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि रेडॉन को या जीनॉन को लिक्विफाई करना आसान है, हीलियम को लिक्विफाई करना बड़ा मुश्किल है, आर्गोन को इवन लिक्विफाई करना आसान है, नाइट्रोजन वगैरह को लिक्विफाई करना मुश्किल है। क्योंकि साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाता है लिक्विफिकेशन आसान होती जाती है।
क्रिटिकल टेम्परेचर पोलैरिटी, लंडन फोर्सेस और पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है। ये बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये सारी एफएससी में ना आपको लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में मिल जाएंगी। लिक्विफेक्शन का जो मेथड है वो किसने बनाया था, वो लिंड्स मेथड आपने पढ़ा हुआ है। लिंड्स मेथड है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का, और वो किसने पेश किया था, किस बेस पर चल रहा है, वो है एप्लीकेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। सही, जूल थॉमसन इफेक्ट आपने पढ़ा है। जूल थॉमसन इफेक्ट क्या कहता है, इफ ए कंप्रेस्ड गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इनटू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर इट गेट्स कूल्ड। सही है जनाब। यहाँ पर एक बात याद रहे कि जूल थॉमसन इफेक्ट कहता है कि एक जब गैस एक्सपैंड करती है तो फिर वो ठंडी हो जाती है। हमेशा नहीं होता, ये याद रखना, हमेशा नहीं होता। एक ख़ास टेम्परेचर है, उसे कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ये जो अमल है ना ये उलट हो जाता है। यानी कि अगर गैस एक्सपेंड करने से ठंडी होती है ना तो एक ख़ास टेम्परेचर के बाद वो एक्सपेंड करने से गर्म हो जाती है। इसको कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। हाइड्रोजन के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू 80 केल्विन है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर कई दफ़ा लोग जो है ना कुछ एमसीक्यू में देखते हैं लेकिन उन्हें इसका बैकग्राउंड नहीं पता होता। तो इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर आकर गैस का एक्सपेंशन के दौरान बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर वो एक्सपेंड करके ठंडी हो रही थी तो एक्सपेंड करके गर्म हो जाएगी। हाइड्रोजन 80 केल्विन तक जो है वो क्या करती है, जब आप उसे ठंडा करते हैं सॉरी कंप्रेस्ड गैस को फैलाते हैं तो वो गर्म होती जाती है। उसके बाद वो अमल चेंज हो जाता है और वो एक्सपेंड करने से ठंडा होना शुरू हो जाती है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर इज एन एंटाइटी इट इज रिलेटेड टू जॉल थॉमसन इफेक्ट। और जॉल थॉमसन इफेक्ट की एप्लीकेशन है लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफेक्शन। लिंड्स मेथड की बुनियाद क्या है कि गैसेस जो हैं वो एक ख़ास टेम्परेचर तक लिक्विफाई की जा सकती हैं। उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर इतनी ज़्यादा अहम और ज़रूरी बात है कि आप जानकर हैरान होंगे कि गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो भी क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। आम तौर पर देखा यह गया है कि जो 2/3 क्रिटिकल टेम्परेचर है ना ये उस गैस का बॉइलिंग पॉइंट होगा। किसी गैस का बॉइलिंग पॉइंट उसके क्रिटिकल टेम्परेचर का 2/3 होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ी सॉलिड चीज़ है और इसी क्रिटिकल टेम्परेचर को इस्तेमाल किया गया है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स के अंदर। उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मैं फिर से एक बारी ब्रेक लगाकर ये बता दूं कि हमने जो ना एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं, हम देख रहे हैं सब चीज़ों को। हमने कोई डेरिवेशन नहीं करनी बीएससी से, हमने कोई डेरिवेशन एफएससी से भी नहीं करनी। हमें आइडियाज़ होने चाहिए कि कौन सी बात कहाँ पर क्या चल रही है। फिलहाल हम आगे जाएंगे और हम देखेंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को इस्तेमाल करते हुए क्या काम लिया है लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स में। जी, तो हमने अभी तक जो वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ी है वो है P प्लस एन स्क्वायर ए ओवर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये है वैन डर वाल इक्वेशन विच यूजेस द टर्म्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, बी, ए एट्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो है ना ये अलग अलग गैसेस के लिए बी की वैल्यू अलग हो सकती है, ए की वैल्यू अलग हो सकती है। इसी तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये सब जो है ना रिलेटेड टर्म्स हैं, इन पर हम बात नहीं करेंगे। हम लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स लिखते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट्स सेज दैट पाई प्लस 3/5 स्क्वायर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। सही है जी बात। अब यहाँ पर देखें कि जो पाई है इसे कहते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर, फाई को कहते हैं रिड्यूस्ड वॉल्यूम और थीटा को कहते हैं रिड्यूस्ड टेम्परेचर। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसकी जगह पाई की जगह पी आर भी लिख सकते हैं और उसकी वैल्यू पी ओवर पी सी आ जाएगी। रिड्यूस वॉल्यूम वी आर भी लिखा जा सकता है वी ओवर वी सी और रिड्यूस टेम्परेचर टी आर आ जाएगा टी ओवर टी सी। आप देख सकते हैं कि रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर सब के सब दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहे हैं। एक उस हालत में जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर था और एक जो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर है। इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन पर क्या बरतरी हासिल है आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो टर्म्स लाइक ए और बी हैं मुख्तलिफ गैसेस के लिए मुख्तलिफ होता है
उस पर डिपेंड नहीं करेगी। इसमें पी, वी और टी नहीं नज़र आ रहे, बल्कि इनमें रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम, रिड्यूस टेम्परेचर नज़र आ रहा है। इस इक्वेशन को वो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट में कैसे लिखता है? वो कहता है कि इफ़ टू सब्सटेंसेस are at the same reduced pressure and same reduced temperature, they will automatically be at the same reduced volume. तो अगर दो चीज़ें स्पेसिफाई हो जाएं, आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ये एक जनरल इक्वेशन है, ये लिक्विड्स पर भी लग सकती है, गैसेस पर भी लग सकती है, ये फ्लूइड्स की इक्वेशन है, जबकि ये वाली इक्वेशन सिर्फ गैसेस की थी। तो ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है, हमें उस तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो ज़रूरत है वो ये समझने की कि रिड्यूस टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, रिड्यूस प्रेशर, रिड्यूस वॉल्यूम क्या है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट कहलाती है, ये वैन डर वाल इक्वेशन कहलाती है। इससे पीछे जनरल गैस इक्वेशन भी थी और जनरल गैस इक्वेशन से गैसेस डेविएट करती थी। ये था जो बात हमने यहाँ पर कर ली। अच्छा, एक बात और यहाँ पर याद रख लें कि क्रिटिकल टेम्परेचर को समझने के लिए जो ग्राफ्स है ना, वो एंड्रयू ने बनाए थे। एंड्रयू आइसोथर्म्स उन्हें कहते हैं। आपको ये मिल जाएंगे, आपने एक लम्हा बस देख लेना है। एंड्रयू आइसोथर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड के जो हैं वो बनाए थे एंड्रयू ने, और थॉमसन ने उसको थ्योरेटिकली सॉल्व किया था। ऐसे कर लेते हैं, थॉमसन ने थ्योरेटिकल सोल्यूशन दिया था और एंड्रयू ने प्रैक्टिकल आइसोथर्म बनाए थे। इस हवाले से किस हवाले से बात हो रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को समझने के लिए इन दोनों लोगों ने काम किया था। कुछ एक एक लाइन के छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज लिखते हैं और फिर ये आज का हिस्सा हमारा मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह जी। तो आखिर में कुछ फार्मूलाज देख लें। क्रिटिकल वॉल्यूम का 3b के बराबर है, क्रिटिकल प्रेशर A/27b², क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27 A इज इक्वल टू 3VC² PC। लिक्विफेक्शन के 3 मेथड हैं, फेराडे का मेथड है, लिंड्स मेथड है, क्लॉड्स मेथड है, और इसी तरीके से मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ नापने का तरीका है वो एक स्टर्न का तरीका है, और एक लेमर्ट स्पीड फिल्टर मेथड है। मेथड ज़रूरी होते हैं, काम आ जाते हैं, कई दफ़ा काम आ जाते हैं। तो ये था कुछ बीएससी का टच जो हमने एफएससी में शामिल किया, एफएससी का मेन हिस्सा देखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। उसके अंदर जो जो चीज़ें बीएससी से शामिल हो सकती थी वो हमने शामिल की। हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हो जाता है गैसेस के हवाले से। अब यहाँ पर हम जो है ना, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम चलता है। अब यहाँ पर आपके ज़िम्मे जो काम लगेगा वो एफएससी और बीएससी की जो भी बातें हमने पढ़ी हैं, रेलेवेंट बातें, उनको पढ़ना। जो बुक्स प्रेस्क्राइब की गई हैं, हमने रेकमेंड की हैं पर्टिकुलरली, वही देखें, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ जो हम बता रहे हैं, जो आपका हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा होगा वो यही होगा कि जो एक्सपीरियंस हमारा हो चुका है, मेरा अकेला तो है ही, चलें अल्लाह का शुक्र है, लेकिन और भी बहुत लोग हैं जो इस फील्ड में इस रास्ते से गुजर चुके हैं, और उनके भी जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको मिलाकर हम एक रास्ता बनाना चाह रहे हैं बाकी सारे लोगों के लिए। और इस तरह ना अच्छा रह जाएगा कि आप साथ जुड़ जाएंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। तो आपको कोई भी परेशानी अगर इस हवाले से हो तो आपने बता देनी है। फुल टाइम मेहनत करनी पड़ेगी जी, पार्ट टाइम मेहनत से कुछ नहीं होने लगा। आपको कमर कसनी पड़ेगी, फिर ही आप आगे चलेंगे। और अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। वक्ती तौर पे आपको परेशानी नज़र आ रही है, वक्ती तौर पे आप काम चोरी से काम लेना चाह रहे हैं, आप कहते हैं कि चले मैं खुद पढ़ लूँगा, और ख़ुद कभी आपने पढ़ना नहीं है। जितना हमने यहाँ पढ़ लेना ना उतना आप नहीं पढ़ सकते अकेले बैठकर। ये तो मैं आपको जी लिखी पढ़ी बात बता रहा हूँ। आपको इसीलिए कहा है कि जब आप पे बोझ पड़ेगा तभी आप काम करेंगे, अगर बोझ नहीं पड़ेगा काम नहीं करेंगे। और ये बात आप देख लें 68.5 बॉयज़ के लिए, और अगर फीमेल्स के लिए 58 या 59 तक या 60 तक काम जाता है, तो हालात बड़े कमज़ोर हैं जी। दुनिया बहुत पढ़ रही है और हम उतना नहीं पढ़ रहे। ये माइंड में रखें। चलें, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।